हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सहपाठी ऑनलाइन पर। और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास एनसीईआरटी का फिजिक्स। लेसन नंबर 5 है ये, जो कि बेस्ड है आपके चैप्टर 1 पर। चैप्टर 1 फिजिक्स एंड फिजिकल वर्ल्ड। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में। अब देखिए, चार तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हमारे पास नेचर में अवेलेबल हैं, लेकिन उनकी बात करने से पहले हम बात करना चाहेंगे फोर्सेस की। ठीक है, फोर्सेस आपने 9th क्लास में पढ़ा है। सब लोग फोर्स का थोड़ा थोड़ा आइडिया रखते हैं कि फोर्स किसे कहते हैं। जब हम किसी चीज को पुश करते हैं, जैसे मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं, तो ये एक फोर्स है। ठीक है, जब अगर किसी चीज को पुल किया जाता है, अगर मैं इस बोर्ड को पुल करूं, तो ये पुल फोर्स है। किसी स्प्रिंग को हम कंप्रेस करते हैं, वो भी एक फोर्स है। किसी स्प्रिंग को हम खींचते हैं, वो भी एक फोर्स है। सपोज करो एक सीलिंग से एक रोप लटका हुआ है। इस रोप को अगर मैं नीचे की तरफ खींचता हूं, तो ये भी एक फोर्स है। ठीक है, कोई गाड़ी खड़ी हुई है, उसको हम पुश करते हैं, तो वो भी एक फोर्स है। तो फोर्स का एक बेसिक आइडिया आपके पास है। अगर मैं दोनों हाथों को इस तरीके से रब करता हूं, तो मेरे हाथों के बीच में क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। मतलब फोर्स आप थोड़ा बहुत आइडिया जानते हैं, लेकिन वो फोर्सेस फंडामेंटल नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस हमारे पास चार होते हैं। उन्हीं फंडामेंटल फोर्सेस से बाकी दुनिया में जितने भी सारे फोर्सेस हैं वो डेवलप होते हैं। तो हमको चार फंडामेंटल फोर्सेस पता होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी फोर्सेस हमको नेचर में या इस वर्ल्ड के अंदर मिलेंगे, वो सारे फोर्सेस कैसे होंगे? इन्हीं चार फंडामेंटल फोर्सेस का बदला हुआ रूप है वो। इन्हीं चार फंडामेंटल फोर्सेस से वो डेराइव हुए हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ये चार फंडामेंटल फोर्सेस तो फंडामेंटल हैं, बाकी के सारे फोर्सेस डेराइव्ड हैं। तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? देखिए, ये एक मास है m1 और ये एक दूसरा मास है m2। ठीक है, दो मासेस के बीच में डिस्टेंस है कुछ r। जब भी दो मासेस के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, तो उन दोनों मासेस के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। जैसे सपोज करिए, ये मार्कर और ये इसका कैप, ये दो मासेस हैं। मार्कर के पास ज्यादा मास है और कैप के पास कम मास है, बट स्टिल दोनों मासेस हैं। तो इन दोनों मासेस के बीच में भी अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। लेकिन ये मासेस बहुत छोटे हैं, तो अट्रैक्शन का फोर्स अपन को फील नहीं होगा। बट दुनिया में कोई भी दो मासेस उठाइए आप, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स जरूर लग रहा होता है, चाहे वो कितना भी कम हो और कितना भी ज्यादा हो। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है और उन दोनों मासेस के अंदर उन दोनों मासेस का मैग्नीट्यूड कितना है। छोटे छोटे मासेस होंगे तो डेफिनेटली फोर्स कम लगेगा, बड़े बड़े मासेस होंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ? म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मासेस। दो ऑब्जेक्ट के बीच में उनके मासेस के कारण लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ यूनिवर्सल फोर्स। अब इसको यूनिवर्सल फोर्स क्यों बोल रहे हैं? यूनिवर्सल फोर्स इसलिए बोल रहे हैं कि आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी प्लेनेट पे, पूरे यूनिवर्स के अंदर ये फोर्स लगता है। अगर आपके पास दो मासेस हैं, कोई भी मास हो, चाहे वो अर्थ का मास है, सन का मास है, उनके बीच भी लग रहा है। छोटे छोटे दो बॉल्स हैं, उनके बीच भी लग रहा है। और भी कोई मासेस हैं तो उनके बीच भी लग रहा है। इसीलिए हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्सल फोर्स। ठीक है, अब एग्जांपल मैंने जैसे दिया है, इस बॉल का मास m1 है, इस बॉल का मास m2 है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। ये दोनों पास पास आना चाहेंगे अट्रैक्शन के कारण, और उस फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 पहले वो ऑब्जेक्ट का मास है, m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है, और r इनके बीच का डिस्टेंस है। g जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। डिटेल में जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, तब आप समझ जाएंगे, बट अभी इतना समझ लीजिए कि ये फोर्स की वैल्यू इतनी होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, अभी ग्रेविटेशनल लॉ दो मासेस के, छोटे छोटे मासेस के बीच भी लग रहा है। और अगर हम सन और अर्थ की बात करें, जिनका मास काफी ज्यादा है और उनके बीच का डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है, उनके बीच भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। देखिए कैसे काम करता है। ये सन है, सन के चारों तरफ ये अर्थ रोटेटरी मोशन कर रहा है, रोटेशनल कर रहा है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये जो फोर्स मैंने दिखाया है, यही है ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा? अर्थ रोटेट करते करते सीधे इधर निकल जाएगा, क्योंकि अर्थ की वेलोसिटी इधर की तरफ है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो अर्थ को सन की तरफ अट्रैक्ट किए हुए है और इसको आगे नहीं जाने देता, वापस अपने ट्रैक पर घुमाता रहता है।
अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स हटा देते हैं हम, तो ये अर्थ जो है सीधे इधर निकल जाएगी, इसके साथ रोटेट नहीं करेगी। रोटेट करने के लिए डेफिनेटली सेंटर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए, और वही है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्योंकि सन के पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के पास लगता रहेगा। सन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अर्थ सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। बट सन का मास बहुत ज्यादा है, तो सन जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा वो अर्थ के अट्रैक्शन से कम होगा, तो नेट जो फोर्स होगा वो सन अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या एप्लीकेशंस है। अब हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी दूरी तक काम कर सकता है। देखिए, दो मासेस के बीच आप कितनी भी डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, इनफाइनाइट तक कर दीजिए, ग्रेविटेशनल फोर्स फिर भी एक्ट करता रहेगा, क्योंकि ये हाई रेंज फोर्स है। आप देखिए, सन और अर्थ के बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, लेकिन वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के साथ साथ बदलता तो है, दूरी ज्यादा होगी तो कम हो जाएगा, बट एक्ट जरूर करेगा, चाहे वो स्मॉल वैल्यू में करे। तो हाई रेंज फोर्स है ये। इसके बाद इस फोर्स को लगने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सन और अर्थ के बीच अगर कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी ये फोर्स लग सकता है। इसको लगने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सेकंड फोर्स है हमारा फंडामेंटल, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में दो वर्ड्स आ रहे हैं, पहला इलेक्ट्रो, दूसरा मैग्नेटिक। देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है? अगर दो बॉडीज हमारे पास हैं, जैसे एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, दोनों के पास पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस है, या बोले दोनों बॉडीज के पास चार्जेस हैं, तो उनके बीच में फोर्स लगेगा। जैसे मैं बोलूं, ये दो बॉडीज हैं, एक बॉडी और दो बॉडी, इन दोनों के पास चार्जेस हैं, तो इन दोनों बॉडीज के बीच में कोई ना कोई फोर्स जरूर लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्शन का हो। यहां पर देखिए, अगर दोनों बॉडीज के पास सेम चार्जेस हैं तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा, ये इससे दूर जाना चाहेगी और ये इससे दूर जाना चाहेगी। अगर दोनों बॉडीज के पास चार्जेस से अपोजिट चार्जेस हैं, प्लस और माइनस, तो ये आपस में अट्रैक्ट होना चाहिए। सिमिलरली, अगर दोनों बॉडीज के पास सेम चार्जेस हैं, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने चाहिए, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस फोर्स को हम अट्रैक्शन फोर्स बोलेंगे, इसको रिपल्शन फोर्स बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं? फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यहां पर दो बॉडीज जिनके पास मास है, उसके कारण लगने वाला फोर्स क्या कहलाता था? ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे कारण क्या है? चार्ज। ठीक है, अब अगर चार्ज रुके हुए हैं, स्टेशनरी हैं, तब तो वो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये चार्जेस रुके हुए हैं सारे चार्जेस, तो उनके बीच कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ये चार्जेस मोशन में हैं, सपोज करिए प्लस और माइनस, ये चार्जेस मूविंग चार्जेस हैं, तो इनके बीच आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि जब चार्जेस रुके होते हैं तो उनके आसपास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। लेकिन जब चार्जेस मूव करने लग जाते हैं तो उनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, उसके कारण मैग्नेटिक फोर्सेज आ जाते हैं ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर चार्जेस रुके हुए हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, चार्जेस मोशन में हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाता है। बट चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इस फोर्स को कंबाइन नाम दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सेम ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हाई रेंज फोर्स है। ठीक है, इसके लिए भी किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं, इनके बीच कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है टोटल, तो भी इनके बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ कंपैरिजन और दो फोर्सेस के बारे में हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हम थोड़ा सा इनका कंपेयर करते हैं कि कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में वीक फोर्स है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये हमको कहां कहां पे देखने को मिलता है नेचर के अंदर? देखिए, जो नॉर्मल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है या कांटेक्ट फोर्स है, वो सारे फोर्सेस रिजल्ट हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही। जैसे सपोज करिए मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं, ठीक है, तो इस बोर्ड को मैं पुश कर पा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? जो इस बोर्ड के अंदर चार्जेस हैं, बोर्ड के पास यहां पे सपोज करिए प्लस प्लस चार्जेस हैं, ठीक है, और मेरे हाथ में नेगेटिव चार्जेस हैं, तो क्या होगा?
इधर से रिपल्शन होगा, यानी कि जब मैं इस बोर्ड को पुश कर रहा हूं तो नेट फोर्स मैं इस बोर्ड पर लगा रहा हूं, तो यानी कि जो चार्जेस हैं उसका नेट इफेक्ट मेरे हाथ पे कम आ रहा है बट इस बोर्ड पे ज्यादा जा रहा है, तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आप इतना समझ लीजिए कि चाहे कॉन्टैक्ट फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, वो सभी कहां से आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस से ही आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डोमिनेट करता है। एक चीज और कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि मास जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना ही पॉजिटिव होता, मास न्यूट्रल है, तो वो फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, तो चार्जेस अगर सेम टाइप के होंगे तो रिपल्सिव होगा, और चार्जेस अपोजिट साइन के होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल के फोर्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बात का मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ये एक पर्सन है जो कि अपने हाथ में एक बुक को होल्ड किए हुए है। ठीक है, अगर मान के चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा होता तो क्या होता। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो बुक को पर्सन होल्ड करता है, तो बुक और इस पर्सन के हाथ के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बुक पे ऊपर की तरफ लगता है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन यानी कि नॉर्मल फोर्स आता कहाँ से है, बुक के पास कोई ना कोई चार्जेस होंगे और पर्सन के हाथ पे भी कोई ना कोई चार्जेस होंगे, तो उन चार्जेस का जो नेट फोर्स निकल के आता है वही नॉर्मल रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए पर्सन के हाथ पर पॉजिटिव चार्ज है, बुक के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पर्सन के हाथ पे चार्जेस होने के कारण बुक पर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इस केस में क्या है, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ है और इस बुक का वेट नीचे की तरफ है mg। अब मान के चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता, यानी कि ये mg ज़्यादा होता नॉर्मल से, तो क्या होता कि ये बुक चाहे कितना भी हल्का हो, बुक क्या इवन पेपर का छोटा सा पीस भी होता तो भी इस पर्सन का हाथ नीचे की तरफ झुक जाता। ठीक है, क्यों झुक जाता, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कम हो जाता और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाता। तो इससे भी हमको समझ आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। ठीक है, अगर नहीं होता तो देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है मैंने, इफ़ ग्रेविटेशनल फोर्स वर स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो कि नीचे की तरफ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी, देन स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कैन नॉट इवन होल्ड अ पीस ऑफ पेपर, तब दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी भी एक छोटा सा पेपर का पीस नहीं उठा पाता, क्योंकि उसका वेट जो है वो नीचे की तरफ होता और वो नॉर्मल रिएक्शन से ज़्यादा हो जाता। इसके बाद थर्ड जो फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपका नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है सबसे पहली बात तो, और न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करता है। ठीक है, दिस फोर्स बाइंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस। ये मान लीजिए किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या होता है आप जानते हैं, एटम के अंदर एक सेंटर होता है जहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे होते हैं एक सेंटर के अंदर। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें दो तरह के पार्टिकल हैं, एक तो प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज वाले और एक न्यूट्रॉन्स है न्यूट्रल चार्ज वाले, यानी कि प्रोटॉन्स के पास तो पॉजिटिव चार्ज है बट न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों भरे होते हैं। अब मान लीजिए प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कोई भी बाइंडिंग फोर्स नहीं होगा तो क्या होंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के हैं, एक दूसरे को रिपेल करके बाहर भाग जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी अंदर स्टेबल नहीं रह सकेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस का डायमेंशन बहुत छोटा होता है। उस छोटे से डायमेंशन में इन पार्टिकल्स को बाइंड करके रखना, इनको स्टेबल रखना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैन ओनली बी फाइंड इन अ न्यूक्लियस, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करता है। क्या काम है इसका, प्रोटॉन प्रोटॉन को बाइंड करके रखना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखना और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखना, इन सारे पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करके रखने का काम होता है इसका। ठीक है, इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है,
ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जितना लगता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उतना ही फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है और उतना ही फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। यानी कि चार्ज पे इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती, दो पार्टिकल्स के बीच में ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक जैसा लगता है, चाहे वो दो पार्टिकल्स प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट रेंज फोर्स है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही लाई करता है, न्यूक्लियस के बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा ये फोर्स। दिस फोर्स डज नॉट एक्ट बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। और ये बात आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में ये फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते हैं, और ये फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो समझ चुके हैं आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज का फोर्स है, 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ही अंदर लाई करता है बस ये। और सबसे स्ट्रॉन्ग है ये, चारों फोर्सेज में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। इसके बाद फोर्थ टाइप का जो हमारा फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स भी नाम से पता लग रहा है कि शॉर्ट रेंज फोर्स है, न्यूक्लियस के अंदर ही लाई करता है। दिस फोर्स अपीयर इन द न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डिके ऑफ न्यूक्लियस। ये फोर्स कब अपीयर होता है? जब न्यूक्लियस का डिके होता है। ठीक है, जो आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आप पढ़ोगे फिजिक्स में, जब हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो उसमें एक प्रोसेस होता है बीटा डिके। ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है। इस बीटा डिके के दौरान इलेक्ट्रॉन्स भी एमिट होते हैं और अनचार्ज्ड पार्टिकल, जिनको हम न्यूट्रिनो बोलते हैं, न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन्स दोनों बीटा डिके के दौरान एमिट होते हैं। तब वहाँ पर ये फोर्स उनके बीच में एक्ट करता है। रेंज इज़ वेरी स्मॉल, 10⁻16 मीटर। जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी न्यूक्लियस के अंदर ही लगता था, वीक न्यूक्लियर फोर्स की भी रेंज लगभग उतनी ही है और भी ज़्यादा कम है, 10⁻16 मीटर की। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से थोड़ा सा वीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो आई थिंक आपको चारों जो फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर हैं वो समझ आ गए होंगे। अब इनका एक बार हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सा फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है और कौन सा फोर्स वीक है। ठीक है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है नेचर के अंदर है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इनको मैं इनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से लिख देता हूँ। सबसे पहले जो आता है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सेकंड नंबर पे आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड नंबर पे आता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ नंबर पे आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद थोड़ा सा वीक हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे थोड़ा वीक होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे ज़्यादा वीक होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इनकी रेंज की अगर हम बात करें तो देखिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगेगा, यानी कि इसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻14 मीटर की है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन्फिनिटी तक लगेगा, लॉन्ग रेंज फोर्स है, कितनी भी डिस्टेंस हो दो चार्जेस के बीच में ये फोर्स एक्ट करता रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसकी भी रेंज बहुत स्मॉल है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, 10⁻⁻15 मीटर तक। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगता है, इसकी रेंज भी बहुत हाई है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। अगर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा भी होगा, इन्फिनिटी तक भी होगा, तो भी ये फोर्स एक्ट करेगा, तो यानी कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी एक्ट कर सकता है। दो मासेस अगर आपको मिलेंगे तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर सकता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप जानते हैं कहाँ पर एक्ट करता है, दो चार्जेस के बीच एक्ट करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आप जानते हैं कहाँ पर एक्ट करता है। ठीक है, अभी मैंने समझाया है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी आप जानते हैं कहाँ पर एक्ट करता है। तो इस तरीके से आप चारों फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर समझ चुके हैं। बाकी का हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। थैंक यू गाइस, लेसन को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।